हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स करेंगे अगस्त 2023 मंथ का। अगस्त 2023 हम लोग मई 2023 से लेकर के टारगेट कर रहे हैं करंट अफेयर्स, ताकि प्रीलिम्स 2024 को हम लोग आसानी से क्लियर कर पाएँ। दोस्तों, तीन टाइप के इसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। वन इज़ रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स, वन इज़ स्लाइटली रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स बट मोर रिलेवेंट फॉर मेंस, एंड समथिंग विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू एनी एग्जाम। यानी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पर तो हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, सीधे उड़ा देंगे। जो प्रीलिम्स के लिए बस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है, वी विल जस्ट रीड इट आउट, ठीक है। और जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको तो हम लोग एकदम लिख लेंगे। दोस्तों, कॉपी में नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं अगस्त 2023 का इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला आर्टिकल है इंडिया ग्रीस रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो इंडियन पीएम विजिट किए थे ग्रीस बहुत टाइम के बाद, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसका आ गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि टर्की पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। टर्की का थोड़ा अच्छा रिलेशन नहीं है विथ ग्रीस। तो आपको पता ही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ग्रीस का अच्छा रिलेशन होना चाहिए फिर इंडिया के साथ। खैर, तो इसी लाइन पर इंडियन पीएम ग्रीस विजिट किए थे। आपको प्रीलिम्स के लिए बस एक पॉइंट यहाँ पर लिखना है, ये कि पाइरेयस जो पोर्ट है, पाइरेयस पोर्ट इज इन ग्रीस, पाइरेयस पोर्ट इज इन ग्रीस। रिसेंटली जब इंडियन पीएम विजिट किए तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल तक एनहांस कर दिया गया है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल तक एनहांस कर दिया गया है। बट अगेन यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन। फिर देखिए, इंडियन पीएम वाज कन्फर्म्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इज ग्रीसेस सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और क्या क्या हुआ दोस्तों, ग्रीस को इंडिया ने वेलकम किया इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ऑल्सो इन द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर कुछ ज्वाइंट एफर्ट्स की बात की गई फॉर प्रोटेक्टिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एंड ग्रीस, ठीक है। तो ये सब तो चलिए ठीक है बात दोस्तों। अब आते हैं प्री कम मेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीस का इंडिया के लिए? तो फॉर सपोर्ट एट द ग्लोबल एरिना, दोस्तों ग्रीस इंडिया को सपोर्ट करता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ नेशनल सप्लायर ग्रुप एज वेल एज अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर दोस्तों, जियो पॉलिटिकल बेनिफिट मैंने आपको बताया कि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जो है मिलिट्री एक्सिस बना रहे हैं, तो इन दैट केस इंडिया को अलाइन होना चाहिए विथ ग्रीस। फिर जियो स्ट्रेटजिक, दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्रीस का पोजीशन है, यहाँ ग्रीस है। तो इंडिया इधर से जा करके आपका यूएई, सऊदी अरबिया और इजराइल से होते हुए फिर मेडिटेरेनियन को पार करते हुए ग्रीस एंटर कर सकता है, और ग्रीस से फिर इसका पूरा यूरोप का रास्ता ओपन अप हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए, एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट, तो आपको मैंने बता दिया कि यूरोप के, ये ग्रीस के जो पाइरेयस पोर्ट है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, पाइरेयस पोर्ट के थ्रू हमें यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। G20 समिट में हम लोगों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक तो ये इंडिया से शुरू होगा, मिडिल ईस्ट में ये सऊदी अरबिया, इसराइल वगैरह को कवर करेगा, और फिर यूरोप में इसका बिगिनिंग होगा। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ग्रीस इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। फिर दोस्तों, देर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी हब। मेडिटेरेनियन रीजन जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल सोर्स हो सकता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ऑल्सो दोस्त, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ग्रीस जो है अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रीस इज इंक्रीजिंग। तो इस केस में ग्रीस कैन बी इम्पोर्टिंग मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया जो है ग्रीस को डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो
आइए अदर एस्पेक्ट्स क्या है इंडिया ग्रीस रिलेशंस के। तो दोस्तों आपको पता है हिस्टोरिकल लिंकेज है इंडिया ग्रीस का। ग्रीस का के लोगों को बोला जाता था यवन। क्या बोला जाता था? इंडिया में यवन बोला जाता था, ठीक है। और जो गांधार आर्ट है दोस्तों, गांधार आर्ट को कहा जाता है कि इट इज ए फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंसेस। गांधार आर्ट इट इज ए फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंसेस। ऑल्सो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। और इनके बारे में आपको अर्थशास्त्र में भी मेंशन मिलता है दोस्तों। फिर बाकी पॉलिटिकल हम लेवल पर हम लोग एंगेज करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल पर हम लोग एंगेज करते हैं एंड ऑल दैट। दोस्तों कंसर्न्स क्या है इंडिया ग्रीस रिलेशंस में? तो लैक ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 4 डिकेड्स के बाद इंडिया के पीएम ने उस कंट्री में विजिट किया है, तो यू कैन सी कि कितना गैप आ चुका है हमारे रिलेशन में। फिर देखिए चाइनीज प्रेजेंस। दोस्तों जो ये पायरेयस पोर्ट है उसका 60% स्टेक जो है चाइना की शिपिंग कंपनी कॉस्को के पास है। तो आप देख सकते हैं चाइना ने हर जगह अपना जगह बना लिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्न है। देन देर इज लो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विथ ग्रीस। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है दोस्तों? वी शुड इन्हांस आवर एंगेजमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। वी शुड ट्राई टू प्रोवाइड डेवलपमेंटल एड टू ग्रीस, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, एंड इट विल एक्ट एज ए सॉफ्ट पावर अगेंस्ट चाइनीज प्रेजेंस। फिर वी शुड ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म विथ ग्रीस। देखिए जिस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा करना है तो वहाँ टूरिज्म प्रमोट करने से क्या होता है, एक तो दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है, टूरिज्म बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, प्लस इट ऑल्सो प्रमोट्स पीपल टू पीपल कनेक्ट दोस्तों। फिर दोस्तों वी शुड ऑल्सो इन्हांस मैरीटाइम कोऑपरेशन विथ ग्रीस, जैसे हम लोग ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में आपको पता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दो देर आर 6 न्यू मेंबर्स, अभी 6 नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। तो अभी रिसेंटली 2023 में ब्रिक्स के का जो चेयर कर रहा था वो कर रहा था साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का चेयर साउथ अफ्रीका था। ये थीम था दोस्तों ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। जस्ट लिसन टू इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसमें साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स के मेंबर के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन के सभी 55 मेंबर्स को इनवाइट किया था। फिर 20 लीडर्स इनवाइट किए थे एशिया से, और कुछ साउथ अमेरिका से और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स से। यानी ये सारे लोग किसका पार्ट है? ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो ग्लोबल साउथ के काफ़ी सारे लीडर्स को साउथ अफ्रीका ने दोस्तों बुलाया था। देखिए ब्रिक्स के पहले 2000 में गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है दोस्तों, इसने ये थ्योरी दी थी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना को मिलकर के ग्रुपिंग बनानी चाहिए, ठीक है। ब्राज़ील, चाइना, रसिया, इंडिया, चाइना को मिलकर के ग्रुपिंग बनानी चाहिए, ठीक है। फिर 2006 में ये ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया, तो ब्रिक में एस जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया दोस्तों। मेंबर्स हैं अभी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आई विल लेट यू नो कि और कौन से मेंबर्स जुड़े हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड का 41% पॉपुलेशन, 24% जीडीपी और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो हैंस ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 5 कंट्रीज हैं लेकिन 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 24% ग्लोबल जीडीपी है और 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ये ब्रिक्स कंट्रीज चाहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये चाइना में है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ये ब्रिक्स का एक इनिशिएटिव है। फिर देखिए कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये क्या करता है? जैसे आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम में सपोर्ट करता है, उसी तरीके से ये कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फिर ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन, ये भी एक इसका इनिशिएटिव है दोस्तों, ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन। देन देयर इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ब्रिक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो ब्रिक्स के क्या क्या इनिशिएटिव से याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। इसको तो आप लिख लीजिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स का है बैंक, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन चाइना। फिर कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ही प्रोवाइड करती है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, उसको भी लिख लीजिएगा।
फिर बाकी ब्रिक्स R&D सेंटर फॉर वैक्सीन, ये सब ठीक है। आइए दोस्तों, इस ब्रिक्स समिट का क्या क्या एक आउटकम था, तो इसका आउटकम देख लीजिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। तो न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं ब्रिक्स में, आपको इसको लिखना है। न्यू मेंबर्स हैं एशिया से ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। न्यू मेंबर्स फ्रॉम एशिया हैं ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। फिर आपके अफ्रीका से 2 मेंबर्स हैं इजिप्ट एंड इथियोपिया। अफ्रीका से 2 मेंबर्स हैं इजिप्ट एंड इथियोपिया। और साउथ अमेरिका से 1 मेंबर है दोस्तों अर्जेंटीना। तो पहले एक साउथ अमेरिका से कौन मेंबर थे, ब्राज़ील था। अब ब्राज़ील के साथ अर्जेंटीना भी हो गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल आपके 6 मेंबर्स जुड़े हैं। यूएई, सऊदी अरबिया एंड ईरान फ्रॉम एशिया, इथियोपिया एंड इजिप्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड अर्जेंटीना फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो यही आपका इंपॉर्टेंट था बस प्रीलिम्स के लिए। बाकी पॉइंट्स जनरली सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जोहानसबर्ग 2 डिक्लेरेशन आया, थ्री पिलर्स के ऊपर में फोकस था, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। फिर देयर वाज आल्सो फोकस ऑन एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, टू प्रमोट पीस, मोर रिप्रेजेंटेटिव, फेयर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, ठीक है, री इन्वोगरेटेड एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। तो इन सब की बात की गई दोस्तों। एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी ट्रेडिंग इन लोकल करेंसी। इसके ऊपर भी बात की गई दोस्तों कि सारे कंट्री जो ब्रिक्स के हैं उनको आपस में एक दूसरे के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड प्रमोट करना चाहिए। देन देयर वाज आल्सो ए पुश फॉर यूएन रिफॉर्म्स, ठीक है, कि यूएन को भी रिफॉर्म होना चाहिए एंड स्पेशली इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिफॉर्म होना चाहिए। दोस्तों इंडिया ने क्या क्या प्रपोजल दिया, इंडिया ने स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर प्रपोजल दिया, ठीक है, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्शियम बनाने की बात की। इंडिया ने क्या बात की, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्शियम बनाने की बात की। ऑलरेडी दोस्तों ब्रिक्स वर्क कर रहा है ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर, ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर। इंडिया ने यह भी बात की कि सारे अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स को, सारे ब्रिक्स नेशंस और सारे अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स को जो है G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। फिर इंडिया ने बात की फ्यूचर रेडी ब्रिक्स की बाय टारगेटिंग ऑन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर ब्रिक्स ने स्किल मैपिंग एक्सरसाइज की भी बात की दोस्तों, इंडिया ने स्किल मैपिंग एक्सरसाइज की भी बात की। देन देयर आर प्रपोजल्स एडवोकेटेड बाय इंडिया सच एज बिग कैट प्रोटेक्शन। ये जो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स में उनको बिग कैट यानी लायन, टाइगर, लियोपार्ड, फिर आपका जैगुआर, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए सभी कंट्रीज को साथ में आना चाहिए। फिर बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को थोड़ा रिजिलियंट बनाने पर वर्क करना चाहिए। एंड बिल्डिंग ए रिपोजिटरी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया में आयुष, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बनाने पर सभी कंट्रीज को मिलकर के काम करना चाहिए। दोस्तों ये ब्रिक्स के एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि आपने देखा 6 न्यू कंट्रीज ऐड हुए हैं, सऊदी अरबिया, यूएई एंड ईरान आपके एशिया से, फिर इजिप्ट एंड इथियोपिया अफ्रीका से, और फिर अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका से, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये देख लीजिए। तो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो कंट्रीज हैं वो मेजर ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान में गैस प्रोडक्शन होता है, इथियोपिया, इजिप्ट वगैरह में भी आपको बहुत सारे नेचुरल गैस वगैरह के ये मिलते हैं। फिर देखिए ये सारे जो कंट्रीज हैं स्पेशली सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया, ये बहुत ही क्रूशियल चोक पॉइंट्स के नज़दीक में है। जैसे कि ईरान और यूएई नज़दीक है किसके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के। आप इसको मैप पर लोकेट करिएगा प्लीज। फिर देखिए सुएज कनाल के नज़दीक कौन है, सुएज कनाल के नज़दीक है इजिप्ट। सुएज कनाल इजिप्ट से होकर ही पास होता है इनफैक्ट। फिर देखिए बाब अलमंदाब स्ट्रेट के पास कौन है, बाब अलमंदाब स्ट्रेट है दोस्तों, जो जोड़ता है आपका रेड सी को एडन, गल्फ ऑफ एडन के साथ, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ता है बाब अलमंदाब। और ये भी आ जाएगा आपका ये इजिप्ट और इथियोपिया के रीजन में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि मेजर चेक पॉइंट्स को ये कंट्रीज क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज वन सिग्निफिकेंस। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेज के रिस्पेक्ट में काम हो सकता है। जैसे आपको पता है इंडिया, ईरान और रशिया दे आर ऑलरेडी डेवलपिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। फिर देखिए अफ्रीका के ग्रोथ के लिए इफेक्टिव हो सकता है बाय इंटीग्रेटिंग क्या बोलते हैं इसको, जैसे आपको पता है कि
अफ्रीकन यूनियन को इंडिया ने किस में इंक्लूड कर लिया, G20 में इंक्लूड कर लिया। तो इससे अफ्रीका का ग्रोथ प्रमोट हो सकता है। फिर आपको पता है कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ये बना रहा है इंडिया और जापान मिलकर के। तो अफ्रीका का ग्रोथ कहीं ना कहीं इन सारे इनिशिएटिव से एक्सेलरेट हो सकता है। देन इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर द ग्लोबल पीस। ठीक है, क्यों ग्लोबल पीस के लिए वर्क कर सकता है? जैसे देखिए, ईरान और सऊदी अरबिया ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, बट अब अगर ये एक ही ग्रुप में आ गए हैं तो दे विल हैव डिप्लोमेटिक चैनल्स टू एंगेज। ठीक है, उसी तरह से इजिप्ट और इथियोपिया, इजिप्ट और इथियोपिया भी एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं नाइल रिवर की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, बट अगेन सिंस दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दे कैन एंगेज डिप्लोमेटिकली। तो ये चीज़ है। फिर रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम इससे होगा। ठीक है दोस्तों, इवन दो बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस क्या क्या है? तो ओरिजिनल पर्पस जो है ब्रिक्स का वो डाइल्यूट हो सकता है। चाइना जो है इसमें मेजर रोल प्ले कर सकता है विच माइट हर्ट द इंडियाज इंटरेस्ट। फिर इंडिया की बैलेंसिंग जो है वो खराब हो सकती है, क्योंकि इंडिया दोस्तों अभी जो है वेस्ट यानी यूरोप और यूएस इन सब के साथ मिल करके काम करना चाहता है अलॉन्ग विथ रसिया, ईरान, चाइना। ठीक है, तो इस ये बैलेंसिंग एक्ट जो है इंडिया का वो डिस्टर्ब हो सकता है। देन देर इज जियो पॉलिटिकल डायमेंशन। जैसे क्या है कि इजिप्ट और इथियोपिया का मैंने बताया कि इनका आपस में प्रॉब्लम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू नाइल रिवर। तो अब ऐसा ना हो जाए जैसे सार्क है, सार्क बहुत अच्छी ग्रुपिंग है, बट इसमें दो कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी साथ आ जाते हैं तो एक मतलब कोई भी जो है नेगोशिएशन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो ऐसा ब्रिक्स में भी हो सकता है कि इजिप्ट और इथियोपिया एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करने लगे और कोई प्रोग्रेस हो ही ना पाए। ठीक है, फिर देखिए कोई क्लियर मेंबरशिप क्राइटेरिया नहीं है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। फिर इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड बहुत कम है दोस्तों, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड बहुत कम है। ऑल्सो रसिया और ईरान दोनों को जो स्विफ्ट सिस्टम है, इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है दोस्तों, स्विफ्ट जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती है, तो रसिया और ईरान दोनों को स्विफ्ट सिस्टम से आउट कर दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों ये जो है कहीं ना कहीं मिनी लेटरलिज्म प्रमोट कर रही है। जहां एक तरफ तो बात हो रही थी मल्टीलेटरलिज्म की या फिर ग्लोबलाइजेशन की, तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना और उस पर उसको इंपॉर्टेंस देना, इट इज अगेंस्ट द मल्टीलेटरलिज्म एंड इट इज क्रिएटिंग न्यू वेव ऑफ मिनी लेटरलिज्म। ठीक है, और मिनी लेटरलिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट थ्रेटेन्स टू फर्दर इरोड आवर मीन्स ऑफ ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन। ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा जब 10-10 कंट्रीज आपस में मिलकर के प्लान बनाएंगी, तो बाकी कंट्रीज के साथ क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर इंडिया को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? अगेन दोस्तों ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है, बस पॉइंट्स को सुनिए और मन में रखने का कोशिश करिए। इंडिया शुड ट्राई टू डू द बैलेंसिंग एक्ट, एक तरफ जैसे यूएस और दूसरे तरफ रसिया, दोनों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। फिर इंडिया शुड ट्राई टू चेक द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इंडिया शुड एंगेज विद द ग्लोबल साउथ वाया ब्रिक्स, जो ग्लोबल साउथ है उसके साथ एंगेज करने की कोशिश करना चाहिए। इंडिया शुड प्रमोट इंडियन पेमेंट सिस्टम इन द ब्रिक्स। ठीक है, जैसे यूपीआई या इंडियन जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको प्रमोट करना चाहिए। फिर इंडिया शुड ऑल्सो एम फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे इंडिया अपनी एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। एक तरफ तो रसिया है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, ठीक है, यूएई है, तो इन सभी कंट्रीज में इंडिया क्या कर सकता है, अपने एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। फिर देयर शुड बी टॉक्स टू डिफाइन मेंबरशिप क्राइटेरिया, कि ब्रिक्स के लोग कौन कौन से कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हो सकते हैं, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, इसकी बात करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कल के डेट में चाइना बोले कि पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बनाओ। एंड फिर अगेन दोस्तों इससे इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट होता है। आइए दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था 1992 में एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। प्लीज राइट इट डाउन कि मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टेड एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और अभी जो है इसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये 4 कंट्रीज अभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, और यही 4 कंट्रीज जो दोस्तों क्वाड का भी मेंबर्स हैं, क्वाड के भी मेंबर्स हैं, ये 4 कंट्रीज क्वाड के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए आप। तो दिस वाज ऑल फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए देखते हैं, बस पॉइंट सुनते जाइएगा कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज का और क्वाड का? तो स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस,
तो शिफ्टिंग एक्सरसाइज फ्रॉम मालाबार कोस्ट टू बे ऑफ बंगाल। दोस्तों ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, एक बार इंडिया में होती है, इंडिया में भी एक बार बे ऑफ बंगाल की तरफ और एक बार जो मालाबार कोस्ट की तरफ यानी अरबियन सी की तरफ, ठीक है। और वहाँ से अब जो है ये कभी कभी पैसिफिक ओशन में भी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस साल इसको कराया गया था, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम लोग स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंस ऑफ पावर। चाइना की असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन इज इज चैलेंज थ्रू द आपका मालाबार एक्सरसाइज एंड क्वाड, ठीक है। चाइना आपको पता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स, फिर बहुत सारे बेसेस बना करके या फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू इस रीजन में असर्टिवनेस अपनी जाहिर करता है, ठीक है। फिर देखिए जनरल इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, तो मालाबार एक्सरसाइज एंड क्वाड इज देयर टू इंश्योर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। फिर इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ग्लोबल कॉमन्स, आपको पता है कि ओशियंस क्या है, ग्लोबल कॉमन्स हैं। ओशन से सभी पे सभी दुनिया के सभी लोगों का अधिकार है, ठीक है, और इससे सभी लोगों की लाइफ प्रभावित भी होती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ग्लोबल कॉमन्स ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंश्योरिंग रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये नहीं कि जिस कंट्री के पास मतलब माइट इज राइट, इसके इसको इस फिनोमिना को ये क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे चाइना जो है वो बहुत पावरफुल है, वो छोटे छोटे कंट्रीज जो है नाउरू, ठीक है, पलाऊ, इन सारे कंट्रीज को तो ये ऐसे ही दबा सकता है, ठीक है। तो उस केस में जैसे मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड वगैरह चाइना के इस टाइप के एग्रेसिव इंटेंट को स्टॉप कर सकते हैं। फिर इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, किन के बीच में, जैसे जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में। फिर दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ऑर्डर। इफ इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग विथ ऑस्ट्रेलियन, जापानीज एंड इवन यूएस नेवी, तो इट विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ऑर्डर फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया को ये सी कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, सी डिनायल पावर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। साथ के साथ इट विल ऑल्सो इन्हांस इंडिया पोजीशन एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया क्या चाहता है दोस्तों कि इंडियन ओशन रीजन में हम लोग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, यानी कोई भी प्रॉब्लम चाहे क्यों ना हो, जैसे ड्रोन अटैक हो रहा है या फिर पायरेट्स का अटैक हो रहा है या फिर डिजास्टर आ जाए इंडियन ओशन रीजन में, तो इंडिया शुड बी द वन हु इज प्रोवाइडिंग द नेट सिक्योरिटी इन दैट रीजन। दोस्तों ये इंडिया की नेशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी इंप्रूव करेगी। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडिया सागर पॉलिसी। सागर पॉलिसी क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इंडियन ओशन रीजन में जितने कंट्रीज हैं वो उन सभी का सिक्योरिटी और ग्रोथ इंश्योर हो, ठीक है। फिर इट ऑल्सो कम्स विथ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। आइए दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन की बात करते हैं। अगेन ओनली इंपॉर्टेंट फॉर, मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ओनली, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेंज की बात करते हैं हम लोग। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स कंसिस्ट्स ऑफ इंट्रिकेट प्रोडक्शन नेटवर्क्स दैट आर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस मल्टीपल फर्म्स एंड कंट्रीज फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड फॉर अचीविंग प्रोडक्शन इफिशिएंसी। तो ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन कंसिस्ट करता है इंट्रिकेट प्रोडक्शन नेटवर्क्स, यानी प्रोडक्शन का एक नेटवर्क है ये, ठीक है। यानी कहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर है, कहीं पर कुछ प्रोड्यूसर है, कहीं पर कुछ प्रोड्यूसर है, कहीं पर कुछ प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है इसी को ग्लोबल वैल्यू चेन बोलते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है, दूसरी कंट्री इंपोर्ट करती है, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या है कि एक कंट्री ने कोई इनपुट एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्री को, उस दूसरे कंट्री ने उस इनपुट को यूज करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसको तीसरे कंट्री को इंपोर्ट किया, तीसरे कंट्री ने उसको पैकेज वगैरह करके चौथे कंट्री को एक्सपोर्ट किया। तो दिस इज ग्लोबल वैल्यू चेन। हर कंट्रीज में और हर फर्म में कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, और उसको आगे या पीछे सप्लाई किया जा रहा है। तो ये है ग्लोबल वैल्यू चेन। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है ग्लोबल वैल्यू चेन के। तो एक तो फैक्टर एंडाउमेंट्स है, यानी कौन कौन से जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो किस कंट्री में है। अगर किसी कंट्री में लेबर अधिक है, ठीक
ठीक है, तो वहाँ लेबर ओरिएंटेड वर्क होगा, जहाँ कैपिटल अधिक है वहाँ कैपिटल ओरिएंटेड वर्क होगा, जहाँ रिसोर्स अधिक अधिक है वहाँ रिसोर्स ओरिएंटेड वर्क होगा। फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट साइज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, it also depends on geography and connectivity, also depends on institutional quality and also depends on trade agreements between countries। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, तो फैक्टर इंडाउमेंट्स यानी लेबर कैपिटल रिसोर्सेज एट्सेट्रा, फिर मार्केट साइज, ज्योग्राफी एंड कनेक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। दोस्तों कोई भी कंट्री जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, एज ए बैकवर्ड ए जीवीसी पार्टिसिपेशन। तो बैकवर्ड जो ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन होगा दोस्तों, इज व्हेन ए कंट्री यूजेज इनपुट्स फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, यानी बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टनर्स पार्टिसिपेशन क्या हुआ, ये एक कंट्री है ए, ठीक है, ये कंट्री है बी, तो बी से ये इनपुट लेती है और इस इनपुट को यूज करके ये अपने कंट्री के लिए प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज बैकवर्ड वैल्यू चेन, आपका बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। फिर फॉरवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन क्या होता है, इज व्हेन ए कंट्री सप्लाइज इनपुट्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इन अनदर कंट्री। जैसे अगर ये कंट्री है ए और ये कंट्री है बी और ये यहाँ से कोई इनपुट जो है बी को सप्लाई कर रही है, ठीक है, ए जो है कोई इनपुट बी को सप्लाई कर रही है जो कि बी अपने कंट्री में यूज कर सकता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, ए इनपुट सप्लाई कर रही है बी को और इस इनपुट से बी अपने कंट्री में फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड आपका फॉरवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो दो टाइप के पार्टिसिपेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन में, आपको ये याद रखना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अगेन फिर करंट ग्लोबल वैल्यू चेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, तो इसमें कुछ कंट्रीज हैं एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन लोगों ने ग्लोबल वैल्यू चेन के एक्सपेंशन को ड्राइव किया है। ठीक है, देख लीजिए ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है दोस्तों किसी भी कंट्री के लिए। तो इट विल स्पोर द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय टेकिंग पार्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी। कंट्रीज कैन क्रिएट स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज फॉर स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, यानी वैल्यू चेन अगर पूरा वैल्यू चेन आप अपने कंट्री में नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो आप उसे किसी पर्टिकुलर जो स्टेज को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया में क्रूड ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और यहाँ पर क्या करता है, रिफाइनरी करता है, सिर्फ रिफाइन करता है उसको, और रिफाइंड क्रूड ऑयल रिफाइंड ऑयल को वो फिर एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड क्रूड ऑयल को वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक स्टेज को में स्पेशलाइज कर लिया है, किसमें, सिर्फ रिफाइनिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो इससे भी इंडिया को बेनिफिट हो रहा है। फिर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ अ स्केल इन अ नीश एरिया और पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, फिर देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड नॉलेज शेयरिंग ओपन अप इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स कैन बूस्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ बाय स्ट्रीमलाइनिंग इकोनॉमिक सिस्टम्स। Environment effects remain distributed across the value chain along with standardization of mitigation practices। चूंकि बहुत सारे कंट्रीज मिल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज में। आइए दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो एक तो इकोनॉमिक गैप्स। देखिए कुछ कंट्री जो है ग्लोबल वैल्यू चेन से बहुत बेनिफिट करते हैं, जैसे चाइना को बहुत बेनिफिट हो रहा है, और कुछ कंट्री जो है उसमें ज़्यादातर वो ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक गैप्स क्रिएट करता है। फिर देखिए एक्सटर्नल शॉक से अगर आपका कंट्री बाकी सारे कंट्रीज के साथ क्या हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, तो अगर इस कंट्री में भी कोई इकोनॉमिक शॉक आता है तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर कंट्री। ठीक है, तो रिस्क ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स जो है वो दोस्तों बढ़ जाता है। फिर देखिए इन्फ्लेशन भी लिंक हो जाता है दोस्तों ग्लोबली, जैसे किसी एक कंट्री में मान लीजिए कि जैसे यूक्रेन और रशिया ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्टिंग वीट। ठीक है, वीट एक्सपोर्ट करना जो है वहाँ से बंद हो गया दोस्तों ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्लैक सी ग्रेन डील। ब्लैक सी ग्रेन डील के फेलियर के कारण वीट का एक्सपोर्ट जो है रशिया और यूक्रेन से थोड़ा घट गया। ठीक है, तो इसके कारण दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, फिर देर इज गैप इन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। फिर देखिए चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के लिए, क्योंकि जो बड़े कंपनीज हैं वो तो आसानी से पार्टिसिपेट कर लेते हैं ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, बट छोटे कंपनीज के लिए पार्टिसिपेशन इज डिफिकल्ट।
देखिए इंडिया ने क्या बोला G20 में, इंडिया ने G20 में बोला जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स। इंडिया ने बात की जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है, इन द G20 समिट, ठीक है, जिसमें कि डेटा एक की फैक्टर होगा, ठीक है। जीवीसी रिजिलियंस फ्रेमवर्क शुड बी बेस्ड ऑन कलेक्टिंग टाइमली हाई क्वालिटी सेक्टोरल डेटा एंड वॉलेंटरली। तो इस सब पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, तो डेटा पर फोकस होगा, एनालिसिस पर फोकस होगा और रिप्रेजेंटेशन पर फोकस होगा, ठीक है। दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वी शुड बिल्ड ट्रस्ट अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स इन द वैल्यू चेन, ठीक है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टू बिल्ड दिस ट्रस्ट। देन देयर शुड बी इंक्रीज्ड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी जो है कंट्रीज के बीच में इंक्रीज करनी चाहिए। और दोस्तों सेफ्टी, क्वालिटी और इफिशियंसी के लिए हम लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। वी शुड सेट अप बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिशियंसी। देखिए दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन में जैसे कि कोविड-19 आया तो ग्लोबल वैल्यू चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, तो इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज को भी हम लोगों को मैप करना चाहिए कि व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। ऑल्सो वी शुड डिफाइन क्लियर लीगल फ्रेमवर्क, क्लियर लीगल फ्रेमवर्क, जैसे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह का क्या स्टेटस होगा, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि मैं अगर किसी एक कंट्री को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो वो कंट्री क्या है कि दूसरे कंट्री से चीप प्रोडक्ट इंपोर्ट करके, ठीक है, मेरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस तरह से लीगल फ्रेमवर्क की जो है वो क्लियरली डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन इट्स वर्क शुड बी डन ऑन प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, इंटीग्रेटिंग एमएसएमईज इन ग्लोबल ट्रेड, एमएसएमईज को भी इंटीग्रेट करो इन द ग्लोबल ट्रेड। तो ये हो गया दोस्तों ग्लोबल वैल्यू चेन के रिगार्डिंग आपका आर्टिकल। फिर कुछ शॉर्ट्स में देख लीजिए जो न्यूज है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, इसका क्या क्या ये है, तो दोस्तों प्रायोरिटी एरिया था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट लिसन टू इट कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात हुआ था। इसका एग्जांपल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए गए हैं, जैसे यूपीआई या फिर फार्म स्टैक, ये सॉरी एग्री स्टैक, ठीक है। तो ये सब बिल्ड किए गए हैं, तो ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दोस्तों सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी की भी बात की गई, सिक्योरिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई एंड डिजिटल स्किलिंग की भी बात की गई, ठीक है। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सब सीधे काट दीजिए। फिर दोस्तों B20 समिट, B20 क्या होता है, जैसे G20 का समिट में जो बिजनेस पर्सन्स पार्टिसिपेट करेंगे उसको बोलते हैं B20। इसी तरीके से Y20 होता है यूथ 20, फिर W20, वीमेन 20, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं G20 के। एनीवेज तो B20 का दोस्तों जो है थीम था वो था रेज, RAISE, रेज यानी रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या बात हुई, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की बात हुई बाय क्रिएटिंग ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड, बाय क्रिएटिंग ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड, तो ये रिकमेंडेशन है। फिर देखिए ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड क्या करेगा, ये प्रपोज किया है ग्लोबल मल्टी डोनर फंड के रूप में, वेयर G20 कंट्रीज एंड नेक्स्ट 10 लार्जेस्ट कंट्रीज बाय GDP वुड एलोकेट एंड कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिए, ऐसा बहुत सारा फंड बनते रहता है दोस्तों, तो आप सबको लिखना नहीं है। फिर देखिए इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स फॉर रिजिलियंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसकी बात की, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसको इंक्लूसिव बनाना है, क्यों, ताकि रिजिलियंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो सके। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की गई, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D की बात की गई। इसके बाद दोस्तों फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी, इसकी बात की गई। फिर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स इफिशिएंसी की बात की गई। तो ये सब दोस्तों आपको पता है कि ये सब कॉमन थीम एरियाज हैं, ये हर जगह इसके बारे में ही बात होता है, ठीक है। अजय दोस्तों पनामा कैनाल क्या है उसको देखते हैं। देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, इसमें से कि ये हो गया US और यहाँ पर हो गया मैक्सिको, इधर बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और इधर से स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है। देखिए
ये तो पूरा लैंड लैंड ऐसे है, ठीक है। यानी ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करने वाला ये जो लैंड है इसको बोलते हैं पनामा कनाल, ठीक है। अब पनामा कनाल है यहाँ पर, चूंकि न्यूयॉर्क से अगर किसी को सैन फ्रांसिस्को जहाज़ लेकर के जाना होगा, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को अगर जहाज़ लेकर जाना होगा तो सोचिए न्यूयॉर्क से वो निकलेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं केप हॉर्न, ठीक है, केप हॉर्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ से होते हुए जाएगा तब जाकर के सैन फ्रांसिस्को जा पाएगा, ठीक है। तो इसको, इस दूरी को कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पनामा में, पनामा वाले रीजन में थोड़ा सा कट कर दिया गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं पनामा कनाल। तो यहाँ से ही जहाज सीधे यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो इससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है, ठीक है। और ट्रेड में टाइम बचता है, फ्यूल बचता है, ठीक है, और कॉस्ट पैसे बचते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इससे कितने बेनिफिट हैं। तो ये है पैनामा कनाल। आपको मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक होता है इस्थमस, जैसे ये एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, इन दोनों बड़े ज़मीन के टुकड़ों के बीच में बहुत सारा पानी है। तो फिर भी अगर एक पतला सा लैंड, अगर इन दोनों लैंड को, बड़े बड़े लैंड को, ये एल है, ये एल है और ये भी एल है, ये पतला सा जो लैंड का टुकड़ा है, ये बड़े बड़े लैंड के टुकड़े जो पीसेस हैं उसको अगर जोड़ रहा है तो इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस, ठीक है। आइए, ये मान लीजिए कोई ओशन है या ओशियन या सी है, और ये भी एक ओशियन या सी है, ठीक है। और ये इनके बीच में कोई लैंड है, ठीक है, इसके बीच में पूरा लैंड लैंड है, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ रहा है कोई छोटा सा वाटर बॉडी, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट, STRAIT, इसको स्ट्रेट बोलेंगे अगर ये नेचुरली फॉर्म्ड है। और मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा जमीन था, ठीक है, और इसको काट दिया गया, ह्यूमन मेड किया गया, मतलब इस समुद्र के को इस समुद्र के साथ जोड़ा गया है बाय ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बीच में जमीन को काट करके। तो फिर उसको स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे कैनाल। जैसे पनामा क्या है? कनाल है, पनामा एक कनाल है। सुएज क्या है? एक कनाल है। लेकिन हॉर्मूज क्या है? एक स्ट्रेट है। बाब अल मंदाब क्या है? एक स्ट्रेट है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दो बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक वाटर बॉडी को स्ट्रेट बोलेंगे अगर ये नेचुरल फॉर्मेशन है तो, एंड इफ इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस तो इसको बोलेंगे कैनाल्स। तो उसी तरीके से ये है पनामा कैनाल। तो यहीं पर पनामा इस्थमस भी है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ती है। पनामा इस्थमस में ही कट मार करके, थोड़ा सा कट करके पनामा कैनाल बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए पनामा कैनाल क्या करती है। इट इज ए कंस्ट्रक्टेड वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो इधर है आपका अटलांटिक ओशन और इधर है पैसिफिक ओशन, इसको ये कनेक्ट करती है कौन? पनामा कैनाल। इट इनेबल शिप्स टू अवॉइड द लेंदी एंड हजार्डस वॉयज, यानी जो बहुत लंबा और हजार्डस जो रास्ता है अराउंड केप हॉर्न, उसको, उससे ये क्या करती है? बचाती है, ठीक है, शिप्स को। और पनामा क्या है? इस्थमस है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। अब इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, कनाल क्या होता है, उसे मैं आपको बता दिया हूँ। इस्थमस देख लीजिए क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है ये भी देख लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, रोल ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस क्या है ग्लोबल ट्रेड में। तो इट इज इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक। जो इस्थमस या स्ट्रेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक होते हैं दोस्तों। फिर देखिए, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं दोस्तों, और इनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी होती है। जैसे आप किसी भी कंट्री के, किसी भी कंट्री के ट्रेड या आर्मी वगैरह को आप सीधे करके क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। सी डिनायल सर्विसेज आपको, कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ये सुलीना चैनल क्या है दोस्तों, देख लीजिए। सुलीना चैनल, बस इतना याद रखिए कि ये एक, ये दानूबे नदी का पार्ट है, लिख लीजिए इसको। सुलीना चैनल इज ए पार्ट ऑफ दानूबे रिवर एंड इट इज़ कम्प्लीटली इन रोमानिया। इट इज़ कम्प्लीटली इन रोमानिया। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ है यूक्रेन, यूक्रेन के नीचे है आपका मोल्डोवा है, और मोल्डोवा के नीचे है रोमानिया, और इधर है पूरा ब्लैक सी, ठीक है। तो यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं उससे
गेहूं मतलब वीट वगैरह को ब्लैक सी में जाने नहीं दे रहा है चूंकि रसिया, तो यूक्रेन क्या कर रहा है, रोमानिया भेज दे रहा है अपने वीट वगैरह को, और रोमानियन पोर्ट से फिर ये ब्लैक सी होते हुए इसको एक्सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि सुलीना चैनल इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ दानूबे रिवर, ठीक है, एंड इट इज कम्प्लीटली इन रोमानिया, एंड रोमानिया इज ए नाटो मेंबर। इतने 4 पॉइंट्स आपको बस लिखने हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू यूक्रेन इज एक्सपोर्टिंग इट्स वीट। दोस्तों स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड क्या है? स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड दोस्तों एक आपका समझ लीजिए कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया के बीच में एसोसिएशन है टू काउंटर थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। बस इतना लिख लीजिए। ठीक है, स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, कमिंग टुगेदर टू काउंटर थ्रेट ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। जस्ट 1 से 1.5 लाइन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये सब छोड़ दिए दोस्तों। यूएस ने 70 साल पहले ईरान में क्या किया था, तख्ता पलट करा दिया था, और ईरान में तख्ता पलट के थ्रू जो है वहाँ पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी को यूएस ने पावर में ला दिया था दोस्तों। ठीक है, और यूएस का ये पुराना काम है, आपको पता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1979 में वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, और फिर तब से वहाँ पर आयतुल्ला खमैनी उसके जो है रिलीजियस हेड है, और ईरान आज के डेट में एक थियोक्रेसी है, यानी ये एक धार्मिक देश है, एक सेकुलर कंट्री नहीं है। सो बस ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपका अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। दोस्तों, और अब हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस का 1 बाय 1 देखेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं बोलता हूँ आपको लिखने के लिए बस उतना लिखना, बाकी को बस ध्यान से सुन लेना। इट विल हेल्प यू सफिशिएंटली इन द एग्जाम। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, आप सभी को बाय बाय।